नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बीमा हो तो ऐसा, जहां हम हर हफ्ते बीमा सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबरों और जरूरी जानकारियां आपके सामने रखते हैं। इस बार हम बात करेंगे बदलते बीमा सेक्टर की, जहां कर्मचारियों के लिए कस्टमाइज्ड बीमा से लेकर डिजिटल व्यवस्था तक कई बड़े बदलाव हुए हैं। साथ ही समझेंगे कि बीमा के होने के बावजूद इलाज के बाद खर्च क्यों खत्म नहीं होता और डार्क पैटर्न से यूजर क्यों परेशान है। तो चलिए जानते हैं कि आज के शो में आपके लिए क्या खास है। ऑन द शो में नजर डालते हैं कि आज क्या आपके लिए खास रहने वाला है। उसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले। देखिए, कर्मचारियों के लिए कैसे बदला बीमा मॉडल, तो कर्मचारियों के लिए बीमा मॉडल जो है वो कैसे बदला है, इस पर हम जानकारी लेंगे। और इसके अलावा कौन सी बड़ी बीमा कंपनियों पर इस बार जो है वो नजर है, इस पर भी हम नजर डालेंगे। कौन कौन सी आखिरकार ये बड़ी बीमा कंपनियां हैं। अस्पताल के बाद के खर्च से कितनी मुश्किल जो हैं वो एक परिवार को झेलनी पड़ सकती हैं। क्या क्या मुश्किलें आती हैं अस्पताल के बाद के खर्च से, वो हम जानेंगे। वहीं हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार डार्क पैटर्न क्या है, क्यों यूजर्स इससे परेशान हैं। डार्क पैटर्न पर आज बात होगी आज के शो में। वहीं बीमा कंपनियों के खिलाफ आखिरकार जो शिकायतें हैं वो क्यों बढ़ती जा रही हैं, क्या रीज़न है कि ये जो शिकायतें हैं वो कम नहीं हो रही हैं, लगातार ये शिकायतें बढ़ रही हैं। तो आज देखिए इसी मुद्दे पर बातचीत होने वाली है। बीमा से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेजस इन्वेस्टर सर्विसेज के डायरेक्टर एवं इंश्योरेंस एक्सपर्ट रितेश सेठ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम फॉर इनवाइटिंग। बिल्कुल सर, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाते हैं जिन्होंने सोचा कि बीमा लेने के बाद उनकी चिंता खत्म हो जाएगी, लेकिन अस्पताल से बाहर आने के बाद असली खर्च उनका शुरू हुआ। दिल्ली के रहने वाले सुनील को अचानक तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उनको गंभीर बीमारी है और ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। सुनील के पास बीमा था तो इलाज का बड़ा हिस्सा कवर हो गया, जिससे परिवार को राहत मिली। लेकिन अस्पताल से छुट्टी के बाद असली चुनौती शुरू हुई। घर पर नर्सिंग, दवाइयां, फिजियोथेरेपी और देखभाल का खर्च लगातार बढ़ता गया। इनमें से कई खर्च बीमा में शामिल नहीं थे और परिवार को अपनी बचत और उधार का सहारा लेना पड़ा। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सर, सुनील की स्टोरी अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। अगर हम यही स्टोरी देखें तो क्या सबक हमें उनकी स्टोरी से लेना चाहिए, और अगर बीमा अस्पताल तक ही सीमित रह जाता है तो क्या हम इसे अधूरा सुरक्षा कवच माने, क्योंकि बीमा तो इसीलिए लिया जाता है। जी, एक्चुअली हम जिस तरह से इंश्योरेंस आज की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस देखते हैं, हमने ये देखा है कि जो इन्वेस्टर या जो पॉलिसी धारक रहते हैं वो जो इंश्योरेंस कवर लेते हैं तभी उनको ये नहीं पता रहता है कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन उनके कितने खर्च होंगे। आज जैसे हम कोई एक फ्रैक्चर होता है तो मोस्टली आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो 3-4 दिन में आपकी अगर सोफिस्टिकेटेड सर्जरी हुई है तो आप 3-4 दिन में घर आ जाओगे, मगर घर के आने के बाद फिजियोथेरेपी, होम केयर, बिकॉज जिनको जो ट्रीटमेंट दी गई है वो बंदे को तो डिसेबल्ड रहेंगे, घर पे रहेंगे, बेड पे रहेंगे, तो उनको इंटेंसिव केयर लेनी पड़ती है, तो उनको अटेंडेंट नर्स रखनी पड़ती है। तो ये जो सब खर्च रहते हैं नॉर्मली इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंडर में कवर नहीं होती है। फिजियोथेरेपी मोस्टली कवर होते हैं बिकॉज वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब रहता है, बट जो मोस्टली देखा गया है कि जो होम केयर सर्विसेज हम ऑप्ट करते हैं, जैसे आईसीयू बेड लिए, नर्सिंग सर्विसेज लिया, वो सब अगर डॉक्टर ने बहुत ही इंसेंटिव केयर करनी है करके उन्होंने लिखा हुआ है उनके डिस्चार्ज कार्ड में, तो बहुत सारी कंपनियां कंसिडर करती है, मगर मोस्टली देखा गया है कि 90% तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है। तो एक्चुअली जो कॉस्ट है वो डिफरेंट तरीके से हम देखेंगे कि भाई कभी अगर आप नर्सिंग ही रखें तो एक 8 घंटे की नर्सिंग के 800 रुपए से लेके 1200 रुपए आपको चार्ज लगते हैं। आज 1200 के हिसाब से 10 दिन भी हम रहे तो अपने 12 से 15,000 रुपए सिर्फ नर्सिंग के लिए जाएंगे। आप फिजियोथेरेपी करेंगे तो उसके दूसरे 10-12 भी 15,000 रुपए चले जाएंगे। तो मोस्टली जो देखा गया है तो 40-50 हजार रुपए आपके
जेब से एक छोटे से एक हेल्थ मतलब फ्रैक्चर के खर्च के अंदर भी आपके 50,000 रुपए चले जाएंगे। तो ये मोस्टली इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कवरेज होता है, मगर बिकॉज वहाँ पे कोई कंडीशन या कोई तरीके का क्लियरिटी नहीं है, उसलिए कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी डिनाई करती है कि ये हम पेएबल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर, तो क्या ऐसे में पोस्ट ट्रीटमेंट खर्च को नज़रअंदाज करना बीमा कंपनियों की सबसे बड़ी कमी है या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन के ही लिमिटेशन है? आज के तारीख में तो देखिए, जैसे जैसे अभी इंडिया में पॉलिसीज अभी बहुत मैच्योर हो रही है, कंपटीशन इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में बढ़ रही है। सो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि जो मैच्योरिटी आ रही है उससे आगे जाके आपको ये सब कवर इंक्लूसिव मिलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से एक्सपीरियंस हो रहे हैं, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब कवरेज की डिमांड पॉलिसी धारक करेगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और बाद में उन्हें भी अपनी प्रोडक्ट में अपग्रेड लाना पड़ेगा। बिल्कुल। सर, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि क्या आप ये मानते हैं कि ग्राहकों को कम प्रीमियम के चक्कर में अधूरा कवर जो है वो बेच दिया जाता है, या अधूरा कवर जो है वो दे दिया जाता है जिससे बाद में उनको प्रॉब्लम होती है? जी, एक्चुअली क्या होता है कि हर आदमी के एक मेरी भी ये सोच है, आपकी भी ये सोच रहेगी कि भाई हर आदमी ये सोचता है कि मुझे सस्ते में सस्ता और अच्छे में अच्छा इंश्योरेंस मिले। बिल्कुल। और उस दौड़ में हम नॉर्मली कंडीशंस जो रहती है पॉलिसीज की, वो पढ़ते नहीं है या उसको इग्नोर करते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। जैसे बहुत सारी जगह पे कैपिंग रहते हैं कि भाई 10% की आपकी पॉलिसी में कैप है, जो आप को पेमेंट बोलते हैं कि भाई को पेमेंट लग गई आपकी पॉलिसी को, तो उस टाइम पे तो आपका प्रीमियम जब भी भर रहे हो तभी 10% से आपका प्रीमियम शायद बच गया, मगर जब भी क्लेम आता है तभी अगर समझिए 1 लाख रुपए का क्लेम है, आपका प्रीमियम 10,000 है, उसमें आपका 1,000 रुपए का फायदा हो जा रहा है, मगर को पेमेंट का कंडीशन लगने से आपका 10% का क्लेम अमाउंट कम मिलेगा। तो जब आपको क्लेम मिलना है तभी 90,000 का मिलेगा। तो मोस्टली मैंने देखा है कि लोग प्रीमियम बचाने के चक्कर में एडिक्वेटली, मतलब जो प्रॉपर पॉलिसी के हिसाब से कवरेज लेते नहीं है, ये देखा गया है। और इसीलिए सलाह यही दी जाती है, एक्सपर्ट्स भी यही सलाह देते हैं, सर भी यही कह रहे हैं कि प्रीमियम को बिल्कुल भी मत बचाइए। चलिए अब हम अपनी खबरों पर आ जाते हैं। हम अपने दर्शकों के लिए आज कुछ खबरें लेकर आए हैं। अब देखिए, अब बीमा सिर्फ एक तय पैकेज नहीं रह गया है। कंपनियां अपने कर्मचारियों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से कवर चुनने की सुविधा दे रही हैं, यानी अब एक ही तरह की पॉलिसी सभी पर लागू नहीं होगी, बल्कि हर कर्मचारी अपनी ज़रूरत के हिसाब से बीमा तैयार कर सकेगा। सर, कर्मचारियों को अपनी ज़रूरत के अनुसार बीमा चुनने की जो सुविधा है वो कितनी फ़ायदेमंद है? देखिए, पहले जब तक मैं कोई कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ और मुझे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस अगर दिया गया है, तो उसके अंदर जो ग्रुप कवरेज जो बोलते हैं, वो इंश्योरेंस कवर जो है विच इज एक्चुअली कवरिंग यू फॉर योर आपकी जितनी ग्रेड है, आपकी जॉब की जो ग्रेड आपको दी गई कि जनरल मैनेजर हो, तो वो हिसाब से कंपनी एक सीमित लिमिट आपको देती है कि आप अपने हिसाब से कवरेज ले सकते हो, और उसके बाद आपका जो कवरेज है वो आप बढ़ा सकते हो। आपके एडिशनल प्रीमियम आपको उसके बारे में भरना पड़ेगा और वो कवरेज आप ले सकते हो। मोस्टली मैंने देखा है कि जब कंपनियां कवरेज की ऑफर देती है, तब मोस्टली आप अपने पेरेंट्स को कवर करते हैं, डिपेंडेंट जो आपके पेरेंट्स रहेंगे उनको कवर कर सकते हो। आपका खुद का कवरेज अगर कंपनी की लिमिट के हिसाब से समझिए 5 लाख रुपए का है, तो आप उसको बढ़ा के बोलेंगे भाई 5 लाख का एडिशनल कवर मुझे दीजिए और मैं उसका एडिशनल जो भी प्रीमियम आएगा मैं भरूंगा, तो वो सुविधा रहती है। मगर जब भी आप ग्रुप पॉलिसी लेते हो और अगर आप कोई कंपनी से मूव आउट करते हो, तब आपकी पॉलिसी एक्चुअली एक्सपायर हो जाती है। तो नॉर्मली मैं रिकमेंड करता हूं कि आपकी कंपनी की पॉलिसीज रखनी है, मगर उसके साथ साथ अपना बैकअप प्लान करके अपना पर्सनल इंश्योरेंस, इंडिविजुअल पॉलिसी या फ्लोटर पॉलिसी फैमिली का आपको रखना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या सर, ये जो इसी तरीके की कोई सुविधा या फिर ये जो मॉडल है वो छोटे शहरों और कंपनियों में भी लागू हो सकता है? हाँ जी, अभी देखिए, जैसे आज की तारीख में मोस्टली बहुत सारी कंपनियों ने अपना ग्रुप इंश्योरेंस का जो लिमिटेशन था वो कम कर दिया है। पहले नॉर्मली जो ग्रुप हम बोलते थे वो 100 मिनिमम आदमी की जरूरत, मतलब एम्प्लॉयज की जरूरत थी,
आज बहुत सारी कंपनियों ने उसको कम करके 10 आदमी, 12 आदमी, 15 आदमी कर दिए हैं। तो जिससे छोटी कंपनियां भी अपने एम्प्लॉय के लिए ये पॉलिसीज की बेनिफिट ले सकती है। बिल्कुल। लेकिन सर क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई हम पॉलिसी लेते हैं और उसमें हम ऐड ऑन करवाते हैं तो कई बार वो महंगा भी हो जाता है इंश्योरेंस। तो क्या अब कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर हम लेते हैं या फिर ऐड ऑन लेते हैं तो क्या आने वाले समय में ये जो बीमा है, बीमा जो प्रीमियम है, क्या उस पर असर पड़ेगा किसी तरीके का? जी, इंश्योरेंस चीज ऐसी है कि जिसके अंदर हर चीज का आपको कॉस्ट जो है शेयर्ड कॉस्ट है, जो आपको शेयर करना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी हेल्थ पॉलिसी आप देखें तो उसके अंदर जो राइडर्स रहते हैं, जैसे आपको कंज्यूमेबल राइडर्स रहता है, जो आपके डे टू डे अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और जो कंज्यूमेबल रहते हैं, वो अगर आपको कवरेज चाहिए तो उसके लिए एडिशनल प्रीमियम लग जाएगा। आपको टोटल कवरेज अगर चाहिए कि भाई आपका जो हेल्थ का कॉस्ट है वो भी आपका कवर हो जाए, कि जैसे टेस्ट आप करवाते हो, हेल्थ चेकअप करवाते हो तो वो भी कवर हो जाए, तो उसका राइडर लग जाएगा। उस तरह से बहुत सारे अलग अलग राइडर्स हैं, जैसे आप उसके अंदर डेली कैश अलाउंसेस ले सकते हो। सो ये सबके एक राइडर्स हैं जो आपको एड ऑन अगर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रीमियम उसमें बढ़ेगा। मगर मेरे जानकारी के हिसाब से आज भी जो ये सब टॉप अप कवरेज या राइडर कवरेजेस जो हम लेते हैं उसके प्रीमियम इतने भी मतलब हाई नहीं है कि कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर पाए। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेके भाई अगर 10,000 रुपए का मेरा प्रीमियम है और 5 लाख की पॉलिसी है और मैं 3 तरीके के एक राइडर लेता हूँ, जिसमें मैं एक बोलूंगा कंज्यूमेबल में ऐड कर दूं, दूसरा मैं ऐड कर दूंगा भाई मेरे हेल्थ केयर जो डे टू डे केयर वाला मेरा जो डे केयर है, डेली अलाउंसेस, कैश अलाउंसेस जो बोलते हैं, और तीसरा मैं उसमें एक्सीडेंटल राइडर एक ले लेता हूँ कि भाई कुछ एक्सीडेंटली कुछ होता है तो मेरी मेन पॉलिसी को इम्पैक्ट नहीं हो। तो इस तरह के 3 राइडर या 3 पॉलिसीज के अंदर के बेनिफिट हम अगर ऐड कर दें तो मोटा मोटी अपना प्रीमियम 1500 रुपए से बढ़ेगा। अराउंड 15% का प्रीमियम आप भरोगे एक्स्ट्रा, मगर आपका कवरेज और जो क्लेम के टाइम की जो पे आउट होगी वो एडिक्वेट होगी। बिल्कुल, यानी कि राइडर अगर आप लेते हैं तो उतना ज़्यादा प्रीमियम जो है, यानी कि उतना जो कॉस्ट एक आती है इंश्योरेंस की, उस पर उतना ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब दूसरी खबर जो हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3 कंपनियों LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स के रूप में बरकरार रखा है। ये सूची पिछले साल जैसी ही है। DSII वो कंपनियां होती हैं जिनका आकार, बाजार में महत्व और आपसी जुड़ाव इतना बड़ा होता है कि इनके संकट में आने से पूरे वित्तीय सिस्टम पर असर पड़ सकता है। सर से ही समझ लेते हैं इसके बारे में। सर, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स DSII क्या होते हैं और इन्हें इतना जरूरी क्यों माना जाता है? जब भी हम DSSI जो है वो एक्चुअली बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं जिनके जरा से भी मतलब गिरने से या उनको नुकसान होने से पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है इंश्योरेंस का वो पूरा हिल सकता है। तो उस वजह से जो IRDA है इनके ऊपर बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग रखती है और इसके रेगुलेशंस या जो उनके रिस्क मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ही क्लोजली उनको मॉनिटर करती है कि कोई तरीके का गलत तरीके का रिस्क इस पर्टिकुलर कंपनियों में ना आए और उसका जो इम्पैक्ट है वो पॉलिसी धारक जो है उन पे ना आए, उसका ध्यान IRDA इस तरह का लिस्टिंग जो निकालती है LIC, GIC, न्यू इंडिया वालों का, तो उससे ये कंट्रोल्ड ऑडिट जैसा है जो मतलब IRDA अपने हिसाब से करती है और ट्राई करती है कि ये जो कंपनियां हैं अपनी सीमा के अंदर रहें। बिल्कुल, लेकिन सर ये जो लिस्टिंग है वो क्यों की जाती है? उसका रीजन यही है कि ये कंपनियां जो है इट्स टू बिग। मतलब अगर समझिए कि मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो मेरे पास पूरी की पूरी सिस्टम में 1000 रुपया है और उसका 800 रुपया जो है ये 3 कंपनियां मैनेज कर रही है। अगर कुछ गलत होता है तो आप समझिए कि एक रिस्क रीएश्योरेंस जो होता है कि भाई हम रिस्क जो लेते हैं वो
ज्यादा रिस्क हो गया कि भाई मैंने 800 रुपए की मेरी ताकत है रिस्क ऑनर करने की, और उसकी जगह पे मैं 1600 रुपए का रिस्क ले लिया, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? तो शायद मेरी कंपनी या मैं जो सिस्टम है मेरी पूरी फेल हो जाएगी। तो वो नहीं हो। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, टेक्निकल टर्म्स बहुत अलग है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक आम आदमी को ये सिंपल भाषा में समझे। राइट। तो जो 800 रुपया है वो गैप हो जाएगा सिस्टम में, और वो गैप भरना बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो ये कोलैप्स होने से इसका इम्पैक्ट जो है दूसरी इंश्योरेंस कंपनी पे आएगा, बिकॉज इट इज अ रीएश्योरेंस बिजनेस एंड इट वर्क्स ऑन अदर्स कमिटमेंट आल्सो। बिल्कुल सर, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये जो लिस्टिंग जो की गई है, इसमें जो इंश्योरेंस कंपनीज को जो इसमें शामिल किया गया है, इसके क्या मायने हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं LIC की बात करूं, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करूं, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस अश्योरेंस कंपनी की बात करूं, तो अगर इन कंपनीज को मैं देखूं तो सर किस तरीके से आप इसे देखते हैं? तो ये तो बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं, और अगर इनको कुछ हो गया तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल सकता है। जैसे आप साइज के हिसाब से देखें तो दे आर वेरी बिग। तो जैसे 4 बैंकों की बैलेंस शीट मिला लो तब एक जाके जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगी, उससे भी बड़ी रहेगी। और LIC तो एनीवेज बहुत ही बड़ी है साइज में। सो प्रोबेबली मतलब इसको इम्पैक्ट का या नंबर वाइज हम नहीं बोल पाएंगे, बट इट्स वेरी बिग। बिल्कुल सर, पॉलिसी होल्डर्स के लिए फिर इसका क्या मतलब है? पॉलिसी होल्डर्स के लिए अगर ये 3 कंपनियों पे IRDA अपना नजर रख रही है, मतलब वो देख रही है कि ये कंपनियां स्टेबल रहें, और इस कंपनियों में होने वाले कोई भी बदलाव से पॉलिसी धारक को नुकसान ना हो, और पॉलिसी की जो जर्नी है रिलेटिवली जो हम बोलते हैं ज्यादा स्टेबिलिटी बिल्ड करने का काम IRDA करती है कि उनकी पॉलिसी की स्टेबिलिटी हो। बिल्कुल, पॉलिसी की जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो वो रहे। चलिए, अब थर्ड हमारी जो न्यूज़ है उस पर हम नज़र डालेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि बीमा होने के बाद इलाज का खर्च कम हो जाता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अपोलो और मैक्स जैसे बड़े हॉस्पिटल्स अब होम हेल्थ केयर सर्विसेज भी दे रहे हैं, जहां ICU सेटअप से लेकर फिजियोथेरेपी तक घर पर ही इलाज मिलता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन सेवाओं का खर्च कई बार बीमा में पूरी तरह कवर नहीं होता। कई बार लोगों को भी इसके बारे में पता नहीं होता है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी मरीज पर खर्च का दबाव लगातार बना रहता है। सर, अभी जो एक न्यूज़ आई उसमें अपोलो और मैक्स जैसे अस्पतालों के अगर हम होम केयर सर्विसेज की बात करें, क्या वाकई में ये पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल है? मैं एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है रिसेंट में। मेरे फादर का थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था, एंड उसके बाद में उनको घर पे रखा गया। तो हमें हॉस्पिटल ने ही पूरी फैसिलिटी अरेंज करके दी थी, जो जैसे ICU बेड से लेके नर्सिंग और फिजियोथेरेपी सभी कुछ। अब पर डे की कॉस्ट कुछ अच्छी अमाउंट ही थी, बट हमने ऑप्ट किया कि भाई हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी कि कल उठ के कोई ऊंच नीच हो जाए तो वो हॉस्पिटल भी उसमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले, और क्योंकि वो मॉनिटरिंग में रहेंगे डॉक्टर्स जो हमें कंसल्टिंग या ट्रीटमेंट दे रहे थे। तो सोच के जरिए हमने ये सोचा कि हम हॉस्पिटल ने दी हुई सुविधाओं का उपयोग करें, और न कि बाहर जाके 4 अलग जगह से, एक जगह से ICU का बेड ले आए, नर्सिंग वाले किसी को लोकल में बुला लें, किसी फिजियोथेरेपी को बुला ले। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर हॉस्पिटल जहाँ पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो और वो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो एज एन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है उससे मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगर हॉस्पिटल इस तरह की सही सेवाएं दे रहा है तो जरूर लें। बिल्कुल, तो यानी कि ये जो ये वाकई में होम केयर सर्विसेज की जो सुविधा जो है वो दी जा रही है पेशेंट्स को, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन सर, क्या इस तरीके का इलाज पूरी तरह से इंश्योरेंस में, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, क्या उसमें कवर होता है? नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इंश्योरेंस में बहुत सारे ग्रे एरियाज है। अगर हॉस्पिटल ने अगर डिस्चार्ज कार्ड पे लिख के दिया है कि आपकी ये जो हेल्थ केयर सर्विस जो आपको ले रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा ट्रीटमेंट का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, फिर कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंसिडर कर सकती है।
तो क्या सर आने वाले टाइम में ऐसी कोई पॉलिसी आ सकती है कि एक बार डिस्चार्ज हो जाता है कोई पेशेंट और घर में अगर उनको पोस्ट ट्रीटमेंट की जो सुविधा है वो मिलती है, तो क्या ये पॉलिसी में कवर होगी? जी, होगी। और इनफैक्ट मैं अभी जस्ट थोड़े दिनों से पढ़ रहा था, बहुत सारी पॉलिसी के बारे में स्टडी कर रहा था, तो मेरे ध्यान में ऐसी 4-5 इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसीज मेरे ध्यान में आई, जिसके अंदर ये एडिशनल राइडर लेके आप कवरेज ले सकते हो। और जैसे मैं कंपनियों के नाम नहीं लूंगा, बट कंपनियां अवेलेबल है, जो 4 से 5 कंपनियां ये इंक्लूसिव कवरेज आपको राइडर के तौर पे दे रही है। अब वो ऑप्शन आप पे है कि आप वो निश्चिंत रहें कि भाई ये पैसा भर दें, या तो मतलब आपका हेल्थ केयर का जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ी तो ये कवरेज मैंने लिया हुआ है और मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट घर पे जो जिस तरह का मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिले। बिल्कुल। सर एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगी कि अभी से पहले थोड़ी देर पहले हमने इस पर बात की थी कि अगर कोई भी हम पॉलिसी में एड ऑन लेते हैं तो उसका जो प्रीमियम है उस पर हालांकि ज़्यादा प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है, ज़्यादा खर्च जो है वो नहीं आता है। लेकिन इस तरीके का एड ऑन अगर लिया जाता है कि पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद घर में ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर तरीके से मिल सके, आईसीयू सेटअप वाला, तो क्या उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा रहता है? मोस्टली अभी जैसे मैंने रिसेंटली एक कोट मेरे लिए अपने पर्सनल यूज के लिए मंगवाया था किसी कंपनी से, मेरा प्रीमियम आ रहा था, डिफरेंस अगर मैं प्रीमियम का जो मेरी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है और जब भी मेरा रिन्यूअल रहेगा तभी मैं वो एड ऑन कवरेज लूंगा, तो जैसे मेरा प्रीमियम आ रहा था 25,000 रुपया, और उसके ऊपर मैं अगर टॉपअप ऐड करता हूँ तो अराउंड 5,000 रुपए का मेरा टॉपअप हो रहा था। तो अगर टक्केवारी के हिसाब से देखें तो हमारा 20 से 25% का मेरा प्रीमियम हाइक हो जाएगा। मगर एक बार जब आपके घर में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो गया रहता है जहाँ पे आपकी हेल्थ केयर कॉस्ट एक बड़ी चुनौती बन जाती है, आपके जेब से एक अच्छा खासा अमाउंट इस तरीके की केयर में जाता है, तब आप ये अमाउंट को जस्टिफाई करते हो कि नहीं, ये जो 5,000 मेरे जेब से आज जा रहा है इज वर्थ स्पेंडिंग। बिल्कुल। और ये भी अच्छा है कि आपने बताया कि कुछ ऐसी पॉलिसी हैं कि वो ऐसी सर्विसेज जो हैं वो दे भी रही हैं, और ये आप राइडर के तौर पर उनको शामिल अपने हेल्थ इंश्योरेंस में आप कर सकते हैं जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। देखिए, आज के डिजिटल दौर में बीमा लेना जितना आसान दिखता है उतना पारदर्शी नहीं है। दरअसल 80% से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन बीमा लेते समय डार्क पैटर्न का सामना किया है। इनमें हिडन चार्जेस, गलत कीमत दिखाना और पॉलिसी रद्द करने में मुश्किल शामिल हैं। यहाँ तक कि 90% लोगों ने लगातार कॉल और जो उनको लगातार मैसेजेस मिलते हैं उसको लेकर शिकायत भी की है। सर से ही समझते हैं, सर ये डार्क पैटर्न की अगर मैं बात करूं, क्या है सर ये डार्क पैटर्न? इसको मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप इजी वे में थोड़ा सा समझाइएगा। क्या ये मिस सेलिंग के लिए किया जाता है? बेसिकली देखिए, डार्क पैटर्न जो है वो मैं 2 तरीके से देखूंगा। एक रहेगा कि एब्सोल्यूट मतलब एकदम ही सिंपल तरीके से विद द इंटेंशन ऑफ पर्सन हु इज मार्केटिंग, कि वो गलत तरीके से ही बेच रहा है और वो शायद कोई बेनिफिट्स या उसके बारे में जो इन जानकारी देगा वो ही गलत देगा। ये एक हो सकता है। जब ऑनलाइन आप अगर डिजिटल पॉलिसीज की बात करते हैं तो नॉर्मली मैंने जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स या जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है उसके बारे में शायद ट्राई किया है कि क्या पॉसिबिलिटीज होती है। तो मैंने ये 2 चीज के बारे में जरूर देखा है कि नॉर्मली हम जब पॉलिसी ऑनलाइन लेते हैं तब जो कंडीशन वाला जो पेज रहता है ना उसको हम स्किप करते हैं। मोस्टली हर इंश्योरेंस कंपनी चाहती है और उनके रेगुलेशन में भी अगर डिजिटली वो पॉलिसी बेच रहा है तो कहीं ना कहीं उसको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसको जो धारक है उससे अप्रूवल करवाना पड़ता है। तो यहाँ वो ओटीपी से अप्रूव करवाए या वो डिजिटली अपना सिग्नेचर करके अप्रूव करे या वीडियो कॉल करके करे, बट कहीं ना कहीं वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो साइन अप होती है। जैसे हम एक नया ईमेल आईडी अगर बनाते हैं तो अगर आप ईमेल आईडी की बात करें तो हम सबके पास कंपनियों के ये सब ईमेल आईडी रहते हैं। कंपनियां तो अपनी प्रोवाइड करती है बट हम प्राइवेट में अपने पर्सनल आईडीज रखते हैं। अब वो आईडी के अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस जो रहती है, हम क्या करते हैं जब भी आप हमारा साइन अप करते हैं अकाउंट
वो कभी कंडीशन नहीं पढ़ते हैं, राइट? राइट। अगर आप एक बार वो कंडीशन पढ़ लेंगे तो शायद वो ईमेल अकाउंट आप नहीं खोलेंगे। तो उसी तरह से ये जो डार्क पैटर्न्स जो बनती है उसका एक ये पार्ट है कि इग्नोरेंस जो मोस्टली पॉलिसी होल्डर्स टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने में, और प्लस क्या है कि आज के तारीख में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज या वकील की भाषा में लिखी गई रहती है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज नहीं रहती है, तो बहुत से टाइम पॉलिसी धारक को भी वो भाषा समझने में तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे लग रहा है कि ये एक डार्क पैटर्न जो हम बोलते हैं कि भाई इट्स ओनली अ मिस्टेक ऑफ द ऑनलाइन प्रोवाइडर, मुझे लगता है कि ये दोनों साइड का है, नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन पॉलिसी प्रोवाइडर्स का है। अब एक एग्जांपल के तौर पे बताएं तो समझिए आपने एक करोड़ की पॉलिसी के लिए अप्लाई किया और उसमें आपने 3 मेंबर्स को ऐड कर दिया। आज अगर वो 3 मेंबर्स को आपने ऐड किया है, जैसे मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, मेरे बेटे की उम्र समझिए 15 साल है, मेरी बीवी 40 साल की है और मैं 45 का हूँ। आज मेरा कवरेज मैंने 1 करोड़ का तो ले लिया कि भाई मैं 1 करोड़ रुपए से कवर्ड हूँ। जब हम पॉलिसी का प्रीमियम भरते हैं, आपका प्रीमियम कंपैरिजन करके आपने प्रीमियम भी थोड़ा बहुत बचा लिया कि भाई ये सस्ती पॉलिसी है, ये ले ली। आप जब भी कंडीशन नहीं पढ़ते हो और उसमें लिखा रहता है कि अगर आपको ये प्रीमियम से हम आपको पॉलिसी दे रहे हैं तो आपकी वेटिंग पीरियड जो रहेगी पॉलिसी की वो 1 साल की रहेगी। और आज आदमी की इंटेंशन ये रहती है कि भाई अगर कभी भी कोई भी गलत मेरे साथ हो या कोई एडमिशन हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो मुझे क्लेम मिलना चाहिए। जबकि मोस्टली मैंने देखा है कि ये दोनों साइड रहता है। तो एक साइड ये भी है कि कभी कभी पॉलिसी धारक को इंफॉर्मेशन नहीं रहती है कि पॉलिसी कब लेना चाहिए और कितना टाइम होल्ड रखना चाहिए, और मोस्टली फिर वो मिस सेलिंग का शिकार होते हैं कि भाई पैसा भी बच गया, मेरा कवरेज भी बड़ा मिल गया, बट उसके अंदर की कंडीशंस जो है वो नहीं पड़ी और फिर जाके क्लेम जब ये आया तभी उसके बारे में डिस्प्यूट बिल्ड हो गया। तो शायद ये एक बड़ी रीजन है। दूसरी रीजन, जैसे आप कोई भी ऑनलाइन पॉलिसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे वो कंपैरिजन देते हैं कि भाई आप ये पॉलिसी में इतने पैसे, ये पॉलिसी में इतने पैसे, 100 रुपया, 110 रुपया, 120 रुपया, 140 रुपया, इस तरह से अलग अलग प्रीमियम आपको दिखा देंगे। और मोस्टली आदमी ये नजिंग बोलते हैं, जो नज होता है कि भाई 100 में भी है और 140 में भी है, तो आदमी बोलेगा चलो ये 100 वाला नहीं लेते हैं, बहुत सस्ता हो गया, और 140 वाला बहुत महंगा हो गया, तो हम 120 वाला लेंगे। तो उस तरह से पॉलिसी यहाँ मोस्टली मैंने देखी खरीदते हैं लोग कि भाई ये मिडिल में जो भी है वो ले लेंगे, और कवरेज मोस्टली इग्नोर करते हैं कि क्या कवरेज, क्या पॉलिसी की फैसिलिटीज है, और फिर जब रियल यूज आता है तब जाके वो समझते हैं कि भाई इसमें मेरे को ये कवरेज था ही। बिल्कुल। और सर ये जो वाकई में ये जो नंबर है, देखिए 80% यूज़र्स को जो एक्सपीरियंस रहा है उनका बहुत ही ज़्यादा भ्रामक रहा है, और अगर मैं बात करूँ 90% को कॉल और जो SMS की, जो OTP की आप बात कर रहे हैं, उसका लगातार दबाव बनाया जाता है। 82% मामलों में कीमत में जो एक्चुअल रेट होता है उसमें गड़बड़ी पाई गई है। 65% यूज़र्स ने ये छिपे शुल्क भी बताएं कि उनको हिडन चार्जेस जो हैं वो कई बार उनका भी सामना उन्हें करना पड़ता है। तो क्या सर हिडन चार्जेस हो गए, गलत तरीके से उसका जो प्राइस है वो बता देना, क्या ये सीधे तौर पर ग्राहकों को गुमराह करने वाली बात नहीं है? ये मिस सेलिंग को बढ़ावा देने वाली बात नहीं है? जबकि कई बार, जैसा कि आपने कहा कि ठीक है, कई बार टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं पॉलिसी लेते टाइम जो है वो ग्राहक नहीं पढ़ता है, तो क्या ये एजेंट का भी थोड़ा सा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि ग्राहक को ये बता दिया जाए? जी, मोस्टली मैंने जितने भी हमारे एजेंट भाई हैं, हम जब भी इंटरेक्शन करते हैं तो मोस्टली मैंने देखा है जो ऑफलाइन या डिजिटली जो ऑनलाइन मोस्टली नहीं करते हैं, जो एजेंट्स जो रहते हैं मोस्टली ऑनलाइन पॉलिसी सेल नहीं करते हैं, वो 1-on-1 कस्टमर्स को मिलते हैं, और वहां पे मैंने ये डिस्प्यूट बहुत ही कम लेवल पे देखा है। मोस्टली कभी कभी होता है कि भाई घाई में किसी ने पॉलिसी दे दी, बट बिकॉज सी वहां पे एक चीज है कि आप अकाउंटेबल हो कस्टमर को, बिकॉज आपको वो जानता है। दूसरा, आप ब्रांच या आप जो कंपनी के साथ जुड़े हो उसकी जो ऑफिस है उसके लोगों के साथ आप जुड़े हो, तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम ड्रिवन नहीं होता है, कहीं ना कहीं पीपल ड्रिवन रहता है। तो वहां पे आपको ये तरीके का मिस सेलिंग बहुत ही कम दिखेगा।
मगर मोस्टली जो ऑनलाइन है, बिकॉज देयर इज ओनली द मशीन विच विल टॉक, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन मशीन को दिया है वो उस तरह से काम करेगा। तो वहां पे मैंने डेफिनेटली देखा है कि भाई पॉलिसीज में ज्यादा करके डिस्प्यूट ऑनलाइन जो खरीदे हुए पॉलिसी उसमें दिखते हैं, क्योंकि जानकारी शायद आधी होती है या उसके अंदर मोस्टली आप क्लिक पे देखोगे तो पहले आप क्लिक करोगे कि बोलेंगे भाई 1200 रुपया चीज का लग गया, फिर उसी क्लिक पे फर्दर आप जाओगे, बोले ठीक है अभी इसका आपको 40 रुपया और लगेगा, क्या भरना है क्या? फिर आप बोलोगे नहीं ये नहीं भरना है, फिर बोलेंगे भाई अभी 200 रुपया इसका भरना है आपको। तो उस तरह से जो पॉलिसी की जो स्टेप वाइज प्रोसेस रहती है उसमें शायद कहीं ना कहीं मिस सेलिंग या आप उसको बोल सकते हैं कि मिसलीडिंग हो सकता है। मिस सेलिंग मोस्टली डिजिटल वर्ल्ड में तो होना मुश्किल है, बिकॉज आपके सामने चीजें दी रहती है, देखे नहीं वो अपना इश्यू है। बट या मोस्टली मैंने ये देखा है कि पॉलिसीज की जितनी भी कंपनियां प्रोवाइड कर रही है आज ऑनलाइन, उसकी वेबसाइट उसकी डिजिटल प्रोसेस के अंदर वहाँ लिखा तो है ही है, वो पढ़ते नहीं है या हम उसको इग्नोर करते हैं या अवॉइड करके। ये टर्म्स एंड कंडीशंस भी सर वो इतनी ज्यादा बड़ी होती हैं कि उनको समझ पाना ही एक आम ग्राहक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मिस सेलिंग को बिल्कुल, तो ये मिस सेलिंग को सर रोका कैसे जाए? फिर अगर टर्म्स एंड कंडीशन इतनी ज्यादा होंगी, उनको नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर क्या ऑप्शन है? देखिए पहले तो आप जब भी जैसे आप मैं एक सिंपल इसमें एक बोलता हूँ कि मोस्टली इंश्योरेंस जो हम खरीदते हैं ना वो एक हरी अप मोड में हम खरीदते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि चलो अभी खरीद लेना है, और उसकी जगह पे अगर मैं कोई एक कंपनी का ब्रांडेड टीवी लेना चाहूंगा तो उसके लिए शायद मैं 1 हफ्ता 10 दिन निकाल लूंगा। मैं जितने भी लोकल स्टोर्स हैं मुझे पता है मुझे कौन सा टीवी लेना है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, सब कुछ पता है मुझे जो मुझे चाहिए। बिल्कुल। मगर वो ऑनलाइन में भी मिल रहा है। मगर मेरा मन बोलता है कि चलो एक बार कोई नियर बाय स्टोर में जाके मैं वो पर्टिकुलर टीवी देख लूं, उस टीवी के अंदर के फीचर समझ लूं, और जो बंदा मुझे असिस्ट कर रहा है वहां पे टीवी के स्टोर में उससे भी एंडोर्समेंट ले लूं कि भाई ये टीवी ठीक ले रहा हूँ कि नहीं। तो जिस तरह से हम टीवी लेने के लिए एक दूसरे पे या कोई स्टोर पे या किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड होते हैं या उसका एंडोर्समेंट लेते हैं कि भाई ये मेरी जो खरीदी है वो बराबर है कि नहीं, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा धारकों को, पॉलिसी धारकों को, कि भाई आप एक सेकंड ओपिनियन पॉलिसी लेने के टाइम पे, या आप अगर पढ़ नहीं सकते तो किसी जो भी आपके एक्सपर्ट फ्रेंड्स हो उन्हें, या फिर कोई इंश्योरेंस एजेंट हो उनसे आप सलाह लें कि भाई इसके अंदर की टर्म्स एंड कंडीशंस जो है, बिकॉज जितना जो प्रोफेशनल बंदा रहेगा जो प्रोफेशनली काम कर रहा है वो शायद आपको ज्यादा अच्छे से और ट्रांसपेरेंटली इस टर्म्स के बारे में जानकारी दे पाएगा। ऑनलाइन में ये है कि आप खुद को पढ़ना है, खुद को करना है, तो मोस्टली इजी हो जाता है कि भाई 2 क्लिक किए पॉलिसी इश्यू हो जाती है, मगर उसके साथ में ये तरीके का रिस्क जरूर आता है कि भाई आई एम अ विक्टिम ऑफ मिस सेल। राइट, बिल्कुल। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, मिस सेलिंग का शिकार आप नहीं होंगे अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप पॉलिसी लें तो घाई घाई में पॉलिसी आप ना ले लें, और ज़रूर आप सेकंड ओपिनियन लीजिए। मान लीजिए कोई एजेंट अगर आपको बता रहे हैं कि इसमें ये बेनिफिट्स हैं, या आपको टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हैं पॉलिसी की वो आपको नहीं समझ आ रही हैं, तो कोशिश ये करिए कि आप सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए, उनसे समझ लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए बीमा सेक्टर में तेजी के साथ अब शिकायतों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। बीमा लोकपाल के पास मामलों में करीब 58% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। साल 2023-24 की अगर हम बात करें तो देखिए इसके अंत तक 7,202 शिकायतें मिली, जो कि 2024-25 में बढ़कर 11,406 हो गई, यानी टोटल 58% की बढ़ोतरी। वहीं बीमा भरोसा पोर्टल पर भी 20% शिकायतें बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें क्लेम रिजेक्शन, देरी और गलत बिक्री को लेकर सामने आ रही हैं। गलत बिक्री यानी कि मिस सेलिंग, जिसको सुधारने के लिए 4 सुझाव भी दिए गए हैं। सर 4 सुझाव की जो बात कही गई है, मैं चाहूंगी वो 4 सुझावों को आप थोड़ा सा बताइएगा हमारे दर्शकों को, क्या है वो 4 सुझाव और आने वाले समय में इसका असर किस तरीके से पड़ने वाला है। देखिए पहला है फास्ट क्लेम सेटलमेंट। मोस्टली क्लेम सेटलमेंट की जो प्रोसेसेस होते हैं आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। कैशलेस सेटलमेंट हो या रीइंबर्समेंट सेटलमेंट हो, मोस्टली जो कंप्लेंट्स को रिड्रेस अगर करना है या उस पर्टिकुलर चीज को आपको कम करना है,
तो क्लेम सेटलमेंट जो आपका हो वो थोड़ा फास्ट होना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस कंपनी आज बहुत ही अच्छे कंपटीशन मोड में है। हर कंपनी अपना क्लेम करती है कि भाई मेरा कैशलेस अप्रूवल 1 घंटे में हो जाता है, 2 घंटे में हो जाता है, आधे दिन में हो जाता है। वो अपने अपने कंपनियों की कैपेबिलिटीज के हिसाब से वो कम्युनिकेट करती है, थ्रू एडवर्टाइजमेंट करती है, थ्रू अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, इंटरनल कम्युनिकेशन थ्रू करती हैं। उनके जो टाई अप्स हॉस्पिटल के साथ रहते हैं उधर भी उनका उस तरह का अप्रोच रहा है। तो फर्स्ट इज फास्ट क्लेम सेटलमेंट, मतलब रीइंबर्समेंट के जो क्लेम्स होते हैं उसको मोस्टली मैंने देखा है थोड़ा टाइम लगता है। बट आज की तारीख में जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट में, तो उनकी गति बहुत बढ़ गई है। जो हम जैसे आज मैं 30-35 साल से इंश्योरेंस बिजनेस में हूँ। मैंने 35 साल में जो स्पीड से आज क्लेम सेटल होते हैं उतने मैंने शायद 35 इयर्स में नहीं देखे। तो मैंने अभी रिसेंटली एक क्लाइंट का क्लेम सेटलमेंट हुआ, जैसे 3 दिन में हो गया। तो प्रॉब्ली जो 1 वीक, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना जो जब लगता था, आज शायद इंश्योरेंस कंपनी भी इस सब्जेक्ट को समझ पा रही है कि भाई क्लेम सेटलमेंट जो मेरा है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। ये पहली चीज होगी। दूसरा है, आप जब भी मिस सेलिंग की बात करते हो तो बेटर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बेटर ट्रांसपेरेंसी इसलिए होनी चाहिए, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ही अपनी पॉलिसी के बारे में एड कैंपेन रन करे, टीवी पे जो माध्यम है उनके पास मीडिया का, वो माध्यम यूज करे और पॉलिसी की इंफॉर्मेशन ग्राहकों तक पहुंचाए। मोस्टली इसमें थोड़े हेजिटेंट होती है इंश्योरेंस कंपनी की मेरी फीचर्स या मेरी जो बेनिफिट्स हैं वो सबको पता चल जाएगी, या मेरी कंपटीशन जो है वो शायद इसका पिचिंग पॉइंट लेके मेरा धंधा कम कराएगी। तो ये जो थोड़ी सोच है उसको थोड़े से ओपन माइंड सोच में लाना जरूरी है। और शायद पॉलिसी की स्टैंडर्डाइजेशन जो अभी हो रही है कि भाई एटलीस्ट आपको हर पॉलिसी के अंदर बेसिक बेनिफिट्स जो है वो सभी में मिलेंगे, तो वो होने से शायद ये जो मिस सेल है वो कम होगा। तीसरा है, जो ग्रीवेंसेस सिस्टम्स हैं अपनी सिस्टम में, आज उसके बारे में पॉलिसी धारकों को कम पता है। बिल्कुल। उनको एक ही पता है कि भाई लास्ट में आप IRDA में कंप्लेन कर सकते हैं। उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, ग्रीवेंसेस किस तरह से प्रोसेस होता है, उसके बारे में जो पॉलिसी यहाँ से आप जो भी इंश्योरेंस कंपनी से लिए, ये इंश्योरेंस कंपनी को अश्योर करना चाहिए कि उनकी ग्रीवेंसेस प्रोसेस के बारे में उनके पॉलिसी ग्राहकों को पता हो, कि वो कम्युनिकेशन और स्ट्रांगली कम्युनिकेट होना चाहिए हर पॉलिसी धारक को कि भाई अगर आपको कुछ कंप्लेन है, हमारे बारे में नाराजगी है, हमारे कोई सुझाव है आपके, तो हमें ये कांटेक्ट, हमारे एक्सेसिबल नंबर्स हैं, उस पे आप बताइए। तो अगर इस तरह की ट्रांसपेरेंसी और ग्रीवेंसेस हम अगर बिल्ड कर पाए, तो शायद मुझे लगता है कि आगे जाके ये जो सिस्टम है वो और अच्छी स्ट्रांग बन पाएगी। तीसरा अकाउंटेबिलिटी की एक चौथी चीज है, जो अकाउंटेबिलिटी हम बोलते हैं कि अकाउंटेबिलिटी किस तरह से बिल्ड हो। अभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हम बात करें, हम आज हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो हम हेल्थ इंश्योरेंस पे बोलेंगे कि भाई हॉस्पिटल्स हैं, वो भी एक तरीके से एक पार्ट है इकोसिस्टम का, जो एक इकोसिस्टम है अपने कैशलेस प्रोसेस की। उनको अगर अकाउंटेबल बना दें, जो एजेंट्स या जो ब्रोकर है जो आपको पॉलिसी बेच रहा है उनको थोड़ा अकाउंटेबल बना दे। जितने भी मतलब स्टेक होल्डर ये बिजनेस में हैं, वो अगर सब के सब अगर अकाउंटेबल हो जाए कि कहीं ना कहीं उनको वो भी रिस्पॉन्सिबल है वो क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन के लिए, वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि कंपनी को कोई गलत राह पे नहीं ले जा रहे हैं। अगर ये सब थोड़े से पॉइंट्स को अकाउंटेबल बना दिया जाएगा तो शायद मुझे लग रहा है कि ये कंप्लेंट रेशियो है बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल।
बिल्कुल सर। तो देखिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, हालांकि जो बीमा सुधार जो पोर्टल है देखिए उस पर भी जो शिकायतें हैं वो हालांकि बड़ी हैं, लेकिन इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अब हम आपको बता दें कि आप हमसे सवाल देके कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके मन में कोई भी बीमा से जुड़ा हुआ सवाल है तो बहुत ही आसान सा तरीका है हमसे जुड़ने का, अपना सवाल हम तक पहुंचाने का। आपको लिखना है INSU व्हाट्सएप पर और उसके बाद अपना सवाल जो है वो टाइप करके 9354027995 पर भेज देना है। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। अब देखिए दर्शकों के लिए हम एक बड़ा अपडेट लेकर आए हैं कि बीमा सेक्टर में एक और कंपनी की एंट्री की तैयारी है। एम पलोनजी ग्रुप को इंश्योरेंस रेगुलेटर DAI से जनरल इंश्योरेंस कारोबार शुरू करने के लिए पहले चरण की मंजूरी मिल गई है। ये वेंचर फेडरल बैंक और दिव्या सहगल के साथ साझेदारी में शुरू होगा और जिसमें समूह करीब 51% हिस्सेदारी रखेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती पूंजी लगभग 200 करोड़ रुपए रहने की संभावना है, लेकिन संचालन शुरू करने के लिए आगे R2 और R3 मंजूरी भी इसकी जरूरी होगी। एक कदम समूह की वित्तीय सेवाओं में विस्तार और भारत के तेजी से बढ़ते बीमा बाजार में नई एंट्री को दर्शाता है। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जानो फिर मानो में। आज हम एक पॉलिसी का देखिए 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि यह पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। चलिए बात करते हैं HDFC लाइफ संचय प्लस के बारे में। इस पॉलिसी में क्या है खास, जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास। थैंक यू अंजलि इस मौके के लिए। और जो हम लोग आज जिस पॉलिसी का यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं वो है HDFC लाइफ संचय प्लस, जैसे कि अंजलि ने इसके बारे में बताया। चलिए इनके फीचर्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गारंटेड रिटर्न वाली सेविंग और जीवन बीमा योजना है, पहली पॉइंट ये है। उसके बाद अगर बात करें तो जीवन बीमा कवर के साथ फ्यूचर के लिए ये बचत का एक ऑप्शन भी यहाँ पर हो सकता है। आप पैसा एक मुश्त यानी कि लमसम भी ले सकते हैं या फिर नियमित यानी कि रेगुलर इनकम के रूप में भी आप यहां से पैसा ले सकते हैं इस पॉलिसी के तहत। इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं: मैच्योरिटी, इनकम, लॉन्ग इनकम और जीवन भर की आय। मैच्योरिटी का आप समझ सकते हैं कि यानी जब मैच्योर होगा अमाउंट तो उसके बाद आप पैसे निकाल सकते हैं एक साथ। उसके बाद आय की बात करें तो फिर इसमें हो सकता है कि 5 से 10 साल के जो इनकम होगी 5 से 10 साल तक आप इसको ले सकते हैं। लंबी आय की बात करें तो इसमें थोड़ा सा जो टाइम पीरियड होता है वो और बढ़ जाता है। और उसके बाद अगर जीवन भर की आय की अगर बात करें यानी कि जब तक बीमा धारक जो है जीवित रहेगा तब तक उसको इनकम मिलती रहेगी। यहाँ पर जीवन भर आय विकल्पों में 99 ईयर्स तक की नियमित आय यहाँ पर आपको मिल सकती है, यानी कि ये एज लिमिट होती है जिसकी जब तक कि आपको यहाँ पर जीवन भर एक तरह से ये रखिए 99 ईयर्स की यहाँ पर आपको नियमित आय मिलती रहेगी। पॉलिसी लेने की जो उम्र है वो लगभग 30 दिन से लेकर 65 साल तक की रखी गई है। इसके बाद न्यूनतम प्रीमियम करीब 30,000 रुपए से यहाँ पर शुरू हो जाता है। सालाना अगर प्रीमियम की हम लोग यहाँ पर बात करें तो 30,000 रुपीज पर ईयर का प्रीमियम यहाँ पर मिनिमम है। इसके अलावा इसके साथ ही यहाँ पर और जो जैसे जैसे आप पॉलिसी में एडिशंस करते आएंगे उसके हिसाब से आपको प्रीमियम इसका बढ़ता जाएगा। मृत्यु की स्थिति में परिवार को तय राशि का भुगतान भी यहाँ पर मिलेगा, तो ये फीचर भी इसमें शामिल है। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिसी पूरी होने पर एक मुश्त रकम या नियमित आय मिलती रहेगी, यानी कि लमसम पूरा एक मुश्त अमाउंट मिलेगा या फिर रेगुलर इनकम के तौर पर आपको पैसे मिलते रहेंगे। इसमें कुछ विकल्पों में पूरे जमा प्रीमियम वापस मिलने की सुविधा भी है, यानी कि कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जिसमें आप जो प्रीमियम देते हैं वो पूरा प्रीमियम आपको एक मुश्त में यहाँ पर मिल सकता है। और लास्ट में आप देख सकते हैं एडिशनल सेफ्टी के लिए राइडर जोड़ने का भी यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है। तो ये है कुछ फीचर्स जो HDFC लाइफ संचय प्लस में अवेलेबल हैं। इसके अकॉर्डिंग ये फीचर्स देखकर आप इस पॉलिसी को यहाँ पर चुन सकते हैं। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक। और इस पॉलिसी के बारे में और थोड़ा जानने के लिए हम सर के पास ही चलते हैं। सर, ये पॉलिसी काम कैसे करती है, पहला सवाल तो ये। और अगर हम बात करें ये जो पॉलिसी है वो गारंटी रिटर्न का दावा करती है, ऐसे में ग्राहकों के लिए सर कितनी सेफ है, कितनी फायदेमंद है ये? देखिए, पहला तो जो गारंटेड वर्ड है वो डिपेंड करता है प्रीमियम, आपकी एज और आपका सम एश्योर्ड। ओके। तो ये 3 चीजें हैं। तो गारंटेड सबको एब्सोल्यूट गारंटेड शब्द के हिसाब से नहीं लेना है। आपकी उम्र, आपकी सम एश्योर्ड जो इंश्योरेंस कवर आप लेंगे और जो प्रीमियम आप भरेंगे, उस तीनों चीज के कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपका एक रिटर्न्स का रेट निकलेगा और वो रेट आपका फिक्स रहेगा जो कंपनी जिस दिन आप पॉलिसी लेंगे उस दिन लॉक हो जाए। इसीलिए उसे हम बोलते हैं मैं शायद इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाह रहा हूँ, बट या दिस इज हाउ पॉलिसी वर्क। तो गारंटेड हो जाएगा। अब इस पॉलिसी के अंदर जो है, जो जिन लोगों को
रेगुलर इनकम और सेफ्टी चाहिए। ये यूनिट लिंक, मार्केट लिंक पॉलिसी नहीं है, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल पॉलिसी है। इसके अंदर आप एफडी, फिक्स डिपॉजिट का रेट या फिक्स डिपॉजिट के रेट से थोड़ा सा ज्यादा, आधा परसेंट, 1%, आई डोंट नो कितना आएगा, बट या उतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें जो 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए, वो अगर ऑप्शन की बात करें तो एक ऑप्शन है जिसमें आप मैच्योरिटी पे पूरा पैसा आपका पा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा जिसमें आप जो पेंशन या आपके रेगुलर इनकम अगर आप लेना चाहो अमुक साल के लिए, जैसे आपने बोला कि आज मेरी 15 साल के बाद मुझे दूसरे 5 साल के लिए अमुक पैसे दीजिए, 10 साल कुछ अमुक पैसे दीजिए, तो उसका वो डिफर पीरियड आपको पे आउट मिलता रहेगा। तीसरा ऑप्शन रहेगा जिसमें आप हर अमुक टाइम के लिए आपको रेगुलर इनकम एज एन पेंशन या आपको रेगुलर आय चाहिए, तो वो ऑप्शन आप ले सकते हो। और दूसरा लाइफ टाइम पेंशन या लाइफ टाइम इनकम के बारे में आप सोच रहे हो, तो एक कमिटेड अमाउंट आपको थ्रू आउट लाइफ आती रहेगी टिल यू लीव, टिल 99। बिल्कुल। सर, जीवन बीमा कवर के साथ फ्यूचर के लिए जो सेविंग है, जो बचत है, उसका भी इसमें ऑप्शन जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करें सर, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कितना बेहतर है ऑप्शन? जो भी व्यक्ति ये देख रहा है कि मुझे कैपिटल प्रिजर्वेशन करना है, मेरा कैपिटल रिस्क नहीं हो और मेरी जो आय हो वो स्टेबल हो, देखिए डेफिनेटली ये अगर अमाउंट आज मैं लॉक इन कर रहा हूँ तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगी। ये एक रेट फिक्स रहेगा जो आपको मिलते रहेगा थ्रू आउट लाइफ, और वो लाइफ टाइम आपको मिलने की वजह से शायद अमाउंट जो है वो कम रहे, बट अगर आप इसको स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें कि भाई एक अमुक अमाउंट तो मुझे हर महीना हर साल आनी ही है, तो ये एक अच्छा सुझाव है कि ये पॉलिसी आप देख सकते हो लेने के लिए। बिल्कुल। और सर, जीवन भर आय देने वाला जो ये ऑप्शन है, इसमें कितना प्रैक्टिकल है सर, अगर इन्फ्लेमेशन को ध्यान में रखते हुए देखें तो? देखिए आज की तारीख में अगर मुझे कोई कमिटेड इनकम दे रहा है अमुक साल के बाद या अभी से, तो मैं बहुत खुशी खुशी लूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी आज से कोई इनकम लॉक इन हो जा रही कि इतनी कोई भी वजह हो जाए, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर चले जाए, नीचे चले जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा रेट जो मैंने आज लॉक इन कर दिया वो मुझे मिलता रहेगा लाइफ टाइम। तो मैं खुशी खुशी उस तरीके की प्लान्स लेना चाहूंगा, और शायद वही एक रीजन है जिससे मैं एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो समझिए कि मैंने 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरा, उसमें मैंने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर ले लिया, मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी रही, उसके बाद के बचे पैसे से मेरा सेविंग्स हो गया, और मुझे समझिए 4.5% या 4% का मुझे गारंटेड रिटर्न अगर इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, और वो 4% के हिसाब से अगर मुझे सालाना 4,000 रुपए या अराउंड 3,750 होगा, 3,500 पौने 4,000 रुपया अगर मुझे कोई दे रहा है सालाना, तो ये पूरी लाइफ के लिए मेरे पास सेट है। प्लस मेरी जो कैपिटल है वो तो सिक्योर्ड हो ही गई, वो तो मुझे मेरे पीछे जो नॉमिनी रहेगा उसको मिल ही जाएगी, राइट? तो अगर मुझे ये एश्योरेंस है कि 3,000 ऑड अमाउंट जो भी है वो मुझे हर महीना या हर साल आनी ही है, तो उतना पैसे का मेरा एक सपोर्ट हो जाएगा कि ये तो आना ही है पैसा। तो मैं चाहूंगा कि अगर उस तरह का अगर आपका माइंडसेट है और आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे और एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए पॉलिसी लेने लायक। बिल्कुल, तो स्टेबिलिटी चाहिए और ज़्यादा रिस्क अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये पॉलिसी को चुन सकते हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पॉलिसी के बारे में भी बात करने के लिए, और साथ ही खबरों का जो विश्लेषण किया उसके लिए भी। थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने, बीमा सेक्टर तेजी से बदल रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ जरूरी है कि आप सही जानकारी के साथ सही फैसला लें, क्योंकि सही बीमा ही मुश्किल वक्त में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। इसी के साथ अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। नमस्कार।